Okay, first question is we have to find sum of two-digit numbers which are divisible by 3. अब देखो टू डिजिट नंबर्स मतलब हमें कहाँ से कहाँ तक देखना रहेगा, 10 से लेकर 99 के अंदर। अब यहाँ पर हमारा टोटल टू डिजिट नंबर्स कितने रहता है, 90 रहता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो ए रहेगा वो क्या रहेगा जी, 12 रहेगा। डी हमें ऑलरेडी पता है भाई, डिविजिबल बाय 3 है, इसका मतलब दो पड़ोसी नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस विल बी ऑलवेज 3। अब हमें कौन पता होना चाहिए, हमें लास्ट टर्म पता होना चाहिए। हमारा लास्ट टर्म क्या रहेगा, मतलब हमारा nth टर्म विल बी 19, राइट। अब हमें अगर एसएन निकालना रहेगा, हमें अगर समेशन निकालना है, तो हमें कोई भी फॉर्मूला पता रहे भाई, हमें और क्या पता होना चाहिए, एन तो पता होना चाहिए जी। तुम्हें एन कैसे पता चलेगा, हम इसकी मदद से निकालेंगे। हमारा ए एन का फॉर्मूला क्या है जी, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। अब हमारा लास्ट टर्म इज 99, फर्स्ट टर्म इज 12 एंड हमारा कॉमन डिफरेंस इज 3। तो यहाँ पर आपको एन मिल जाता है। 12 यहाँ से चला गया, यहाँ पर 87 बचा, 3 से 87 को डिवाइड कर दिया, हो गया जी 29। तो 29 इज इक्वल टू एन माइनस 1। एन का वैल्यू क्या मिलता है जी आपको, 13। ये क्लियर है। अब ये आप जब सब्जेक्टिव तरीके से जा रहे हैं, अब इसको क्विकली कैसे करें। अब यही अगर एमसीक्यूज के हिसाब से अगर जानना है, यही क्विकली कैसे करें, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर, और हमें किसके मल्टीपल चाहिए, 3 के मल्टीपल चाहिए। तो सीधा 90 डिवाइडेड बाय क्या कर दो जी, 3 कर दो। आपका जो भी होल नंबर आएगा दैट विल बी योर आंसर। पॉइंट में अगर कुछ आता है उसको छोड़ दो, पॉइंट में अगर कुछ आता है तो उसको क्या करो जी, लीव करो। जैसे कि 90 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है, 30 आता है भाई, हमारे सीधा 30 रहेगा। ये क्लियर है। इसी एग्जांपल में अगर ले जैसे डिविजिबल बाय 4 अगर पूछे रहते, डिविजिबल बाय 4 अगर पूछे रहते, तो ऑब्वियसली हमारा पहला नंबर 12 ही रहता, लास्ट नंबर क्या रहता हमारा 96 होता। अगेन आप इसी प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, बराबर है। 99 की जगह 96 रहेगा, 3 की जगह पर अब 4 रहेगा एंड सो ऑन। बट एमसीक्यूज के हिसाब से इसको क्विकली कैसे करना है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर, 90। अपने को किसके मल्टीपल चाहिए, 4 के चाहिए, तो सीधा 90 बाय 4 कर दिया। आपको देखो 88 तक फुल मिलता है, बट आपका ये एग्जैक्टली कितना आता है, 22.5। उसमें से पॉइंट के बाद वाला हमें मैटर नहीं करता, हमारा आंसर क्या रहेगा 22। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 आर देयर, 22। इस हिसाब से समझ में आया। ये सेम तरीका हम सेकंड वाले पे भी अप्लाई करने वाला है। एन का वैल्यू कैसे लाना है पता चल गया, सब्जेक्टिव तरीके से भी या फिर ऑब्जेक्टिव तरीके से भी। हमें अभी मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए ना। ओके, हमारा टोटल एन का वैल्यू मिल गया जी 30। अब एस एन का फॉर्मूला लगाओ। एस एन का फॉर्मूला आपका चॉइस, पहला लगाना चाहते हो या दूसरा। अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है एंड मुझे एन अगर पता है, तो हम सीधा कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब n इज 30/2, फर्स्ट टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 99। चलो करते हैं, ये टोटल हो जाता है 111। 30/2 इज 15, 15 इंटू 111। देखो ये कितना हो गया, 1665, 1665। ये क्या रहेगा जी, इसका सबका यही आया, क्रॉस चेक कर लो एक बार। आगे चलो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ।
सेकंड वाले का सॉल्यूशन है कुछ द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 7। तो देखो आपको सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 7 वाला, अब 3 डिजिट नंबर्स मतलब कहां से कहां तक, आप 100 से लेकर 999 तक देखोगे। ये है जी आपके 3 डिजिट नंबर्स। टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं जी? 900। अब हमारा पहला मल्टीपल ऑफ 7 क्या रहता है वहां पर? 105। उसके पहले 98 है। 98 इज लेस देन 100, वो नहीं चलेगा, 100 से बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट मल्टीपल मिल गया जी 105। क्या कॉमन डिफरेंस बता सकते हो? ऑब्वियसली 7 रहेगा। ओके, लास्ट नंबर कौन सा है जो 7 का मल्टीपल रहेगा? 994। दिस इज द लास्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, अब ये n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू निकालना है। एमसीक्यू वाले अप्रोच से जाना एकदम इजी हो जाता है भाई। पता है n कितना रहेगा? टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं? 900 है, उसको डिवाइडेड बाय क्या कर दो जी? सीधा 7 कर दो, सीधा 7 से डिवाइड कर दो। देखो क्या मिलता है। 7 1 the 7, carry over 2, 7 2 the this, carry over 6, 7 8 the 56, 4 बचा, फिर 4 बचा, इसकी वजह से पॉइंट आ जाएगा और आगे कुछ तो समवॉट आ सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर n का वैल्यू क्या रहेगा? 128। हमें पॉइंट के अगले वाले की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। ओके, अब चाहे तो, अब ये पक्का है कि नहीं कैसे पता चलेगा? ट्राई करके देखते हैं, इसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं। अपना 994 इज इक्वल टू क्या रहेगा? a, दैट इज 105 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ 7। अब सारे 7 के मल्टीपल है, इसलिए सीधा 7 से डिवाइड भी कर सकते हो या फिर क्विकली कैरी करो। 994 माइनस 105, इसमें से 5 गए 89, 889 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ n-1। 7 से इसको डिवाइड कर दो जी। 7 into 7 carry on 7 2 the n-1 is equal to 127। n का वैल्यू क्या मिला जी हमें? 128, वही है। अब हमें क्या चाहिए भाई? समेशन। आप 2a वाले फॉर्मूले से भी जा सकते हो या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से भी जा सकते हो। तो हमारा आता है भाई n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आ जाएगा जो आपका 128/2 इन ब्रैकेट 105 प्लस 994। ये सम कितना आता है भाई? 1099 आता है, और ये आता है भाई 64 आता है डिवीजन। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, पहले दो क्वेश्चन जितने इजीली आ रहे थे, नेक्स्ट वाला उतना इजीली नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी रहेगा ये। यहाँ पर आपको ए नहीं पता, आपको डी भी नहीं पता, और आपको एन भी नहीं पता, जिनकी जरूरत पड़ती है आपको क्या निकालने के लिए? सम निकालने के लिए। S30 is equal to what? For an AP whose third term is 7 and seventh term is 2 more than thrice of third term, मतलब A7 is equal to 3 times of A3 plus 2, इस टाइप से दिया है। अब A3 अगर 7 रहेगा तो A7 क्या रहेगा जी? देखो ना, 7 3 जा 21, 21 plus 2 23, मतलब A7 is 23, A3 is 7।
अब A3 को हम क्या बोल सकते हैं, A3 इज नथिंग बट A प्लस 2D, A7 इज A प्लस 6D। तो ये अगर इनके वैल्यूज है 7 एंड 23, तो इसको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे में से ऊपर वाला माइनस कर दिया, देखो क्या हो जाता है फिर, 23 माइनस 7 16, A माइनस A कैंसल, 6D माइनस 2D 4D, D का वैल्यू क्या मिला, 4 मिला। D का वैल्यू 4 किधर भी एक जगह पर डाल दो, आपको A का वैल्यू क्या मिलता है, -1 मिलता है। A मिल गया, D मिल गया। हमें S30 पूछा है, मतलब N का वैल्यू भी हमें पता है। अब फर्स्ट टर्म पता है, N पता है, D पता है, तो हमारा समेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे भाई, S30 इज इक्वल टू, या फिर हमारा SN इज इक्वल टू N/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 टाइम्स ऑफ D। एक और चीज की आदत डाल लो, प्रैक्टिस करते थे, हमें भले ही फॉर्मूला पता है, सीधा वैल्यू पुट करके शुरू करने के चक्कर में मत पड़ो, वो एग्जाम में करो, रिवीजन में पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो। अब यहाँ पर हमें S30 चाहिए, तो भाई N का वैल्यू डाल दिया, 30/2 15 लिख सकते हो। अब 2 इंटू -1 प्लस 30 माइनस 1 मतलब ये आएगा 29, D का वैल्यू 4, ब्रैकेट के बाहर ये 15 है, ब्रैकेट के अंदर ये -2, 29 इंटू 4 116, तो ये हो गया जी हमारा 114। 15 टाइम्स ऑफ 114, देखो कितना होता है, 15 4 60 कैरी 6 1710। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें हमारा एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है, प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में से चौथा प्रॉपर्टी देखो जी, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब हमें क्या पूछा भाई, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, मतलब A1 से लेकर A24 सबका क्या आएगा, एडिशन आएगा, बट उसमें से ये 24 टर्म में से हमें 6 टर्म्स का सम दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, A1 इज फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, A24 इज फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, A5 is the fifth term from the beginning, A20 is the fifth term from the end, A10 is the 10th term from the beginning, A15 is the 10th term from the end। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो इसको लिखते टाइम हमने क्या लिखा, इसका जब हम सॉल्यूशन लिखने के लिए जा रहे हैं, सिंस A1 plus A24 plus A5 plus A20 plus A10 plus A15 is equal to 225। देखो इसको लिखते टाइम मैंने जोड़ियां बदल दी, ये सम ही रहने की वजह से अगर इसको आगे पीछे करके लिखा कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं, बट हमें विजुअलाइज करने के लिए इजी हो जाता है। This is first term from the beginning, this is first term from the end, this is fifth term from the beginning, this is fifth term from the end, this is 10th term from the beginning and this is 10th term from the end। 1 से लेकर 24 तक अगर आप गिनते हो आपको ये वाला पैटर्न मिलता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी 4 के हिसाब से सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम, मतलब जो इन दोनों का सम है वही सम इन दोनों का है और वही सम इन दोनों का है। ये क्लियर है, ये क्लियर है। एंड इट इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ भाई, A1 प्लस A24, ये भी क्या रहेगा A1 प्लस A24, ये भी क्या रहेगा A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 225। तो बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A24 इज इक्वल टू
225, हमें A1 प्लस A24 कितना मिलता है? 75 मिलता है। अब हमें क्या पूछा है? सम ऑफ 24 टर्म्स, सम ऑफ 24 टर्म्स। अब सम ऑफ 24 टर्म्स क्या रहेगा? 24 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म विल बी A1, लास्ट टर्म विल बी A24। अब ये दोनों का सम तो अपने को पता है, 75 आया। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 12 और अंदर आएगा 75। देखो कितना आता है, 900। ये क्लियर है? देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्लो स्पीड से लिया है हमने। रीजन, एपी ऑलरेडी एक फैमिलियर पार्ट था, इसलिए उसके ऊपर कुछ डिटेल्स रहेंगे जो हमें देखने हैं। रीजन अगेन, नेक्स्ट वाले प्रोग्रेशन के लिए हम वापस से सेम चीजें देखने वाले हैं, ठीक है? इसलिए एपी को प्रॉपरली करना है। यहां तक किसी को कोई डाउट? सम ऑफ एन टर्म्स फॉर एन एपी, कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आज चलते जी हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, अरिथमेटिक मीन्स। जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखे, एपी में लिखते हैं, बोलते हैं। सिमिलरली अब हम देखेंगे भाई अरिथमेटिक मीन्स, ये एपी का ही पार्ट है। बस ये क्या है पहले वो समझ लो। हमने मीन्स ये टर्म देखा था, प्रोडक्ट ऑफ द एन टर्म्स विथ प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, ऐसा टर्म हमने यूज किया था, बराबर है? मीन्स मतलब इन बिटवीन वाले रहेंगे। अगर 1 से लेकर 100 तक अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो पहला टर्म 1, लास्ट टर्म 100। 1 एंड 100 को अगर छोड़ देंगे तो बाकी जो बचेंगे टर्म्स, दोज विल बी मीन्स ऑफ 1 एंड 100, जो एक्सट्रीम में रहेंगे उनके अंदर वाला पार्ट, ठीक है? पहले इसको लिख लो डेफिनेशन को, आपको वर्ड से ही मीनिंग समझ में आ जाएगा। लेट स्मॉल a एंड स्मॉल b आर any two numbers and we have insert n quantities a1, a2, a3 up to an between a and b such that small a comma a1 comma a2 comma a3 up to an comma b forms an arithmetic progression, forms an arithmetic progression. Then a1 comma a2 comma a3 up to an are called as an arithmetic means between a and b.
पहले स्टेटमेंट को लिख लो, अंडरस्टैंड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाता है। पहला वाला स्टेटमेंट, लेट ए एंड बी आर एनी टू नंबर्स, हमारे पास ऑलरेडी दो नंबर्स है भाई, ए एंड बी। सेकेंड, वी हैव आंसर्ड n क्वांटिटीज बिटवीन a एंड b। अब n क्वांटिटीज को हमने नाम क्या दे दिया, a1 a2 a3 अप टू an तक, कितने n क्वांटिटीज है, मतलब a और b के बीच में ही डाल है, ऐसा नहीं कहते इनके बाहर हो रहे, a के पहले कुछ नहीं है, b के बाद में कुछ नहीं है। ये जो भी n क्वांटिटीज है कहाँ पर बिलोंग करती है, a और b के बीच में बिलोंग करती है। बट ये इंसर्ट करने के बाद या फिर ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स किस तरीके से, ये जो हमारे n क्वांटिटीज है, ये जब ऐसे लिखते हैं एक ऑर्डर में, ये ओवरऑल एक क्या बन जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। मतलब एक ए हमारा फर्स्ट टर्म रहेगा और बी हमारा लास्ट टर्म रहेगा। ये क्लियर है? अब आगे जाने से पहले कुछ देखो, हमने ए और बी के बीच में कितने टर्म्स डाले, एन, ए और बी ऑलरेडी दो, ठीक है, तो मतलब ए अगर फर्स्ट टर्म है तो बी कितवा टर्म है, क्या बात कर रहे हो भाई, एन के टर्म्स में बताओ ना। A1 से लेकर an तक ऑलरेडी n टर्म्स, n प्लस टू, टोटल कितने टर्म हो गए, n प्लस टू टर्म्स हो गए। समझ में आ रही है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। A1 से लेकर an तक ऑलरेडी n टर्म्स है, a और b तो पहले से थे ऑलरेडी, पहले दो प्लस n प्लस टू, तो मतलब a अगर मेरा फर्स्ट टर्म है तो b मेरा n प्लस सेकेंड, n प्लस टू एक्स टर्म। ये क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? हाँ, अगर ये फाइनाइट ही है, ए से शुरू हो रहा है बी पे खत्म हो रहा है, तो भाई A1 से लेकर an तक के टर्म्स इस तरीके से अंदर डाले सो दैट a से लेकर b तक ये क्या बनाएगा, एक AP बनाएगा। तो ये जो n नंबर ऑफ टर्म्स हमने अंदर इंसर्ट किए हैं, दीज आर कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन्स, दीज आर कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन्स। ये क्लियर है? एक ऐसे वैसे कैसे भी नंबर नहीं है, ये ऐसे नंबर्स है जो a से लेकर b तक एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। ये क्लियर है? ओके मतलब हमें n नंबर ऑफ क्वांटिटीज अंदर इंसर्ट करना आना जरूरी रहेगा, प्रोवाइडेड हमें क्या गिवन है जी, हमें a और b गिवन रहेगा। तो यहाँ पर हमारे इसके अंदर देखो दो मेजर कंसेप्ट बनते हैं। हम सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे, हम कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे, ओनली वन, फिर उसके बाद हम उनका क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे। तो इसमें से पहला कंसेप्ट लिखो भाई, इंसर्शन ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन between A and B। अब देखो सिंगल अरिथमेटिक मीन डाल रहे तो मैं इसको मैं A1 A2 ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा हम उसको क्या पकड़ के चलेंगे, कैपिटल A, कैपिटल A। और ये अरिथमेटिक मीन डालने की वजह से हम देखो हमेशा कौन से वाली सिचुएशन से शुरुआत करेंगे, यहाँ से एन अरिथमेटिक मीन्स डालने के बाद ये ऑलरेडी क्या बन चुका है, AP। तो हम सीधा क्या बोल रहे हैं, लेट A कॉमा कैपिटल A कॉमा स्मॉल b इज एन AP। अब ये AP के अंदर कितने टर्म्स है, तीन टर्म्स है। अब यहाँ पर वो वाला प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, या फिर सबसे सही वाला हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इफ थ्री टर्म्स आर इन AP देन टू टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, देयरफॉर कैपिटल A इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय टू। ये सीधा हमने निकाल दिया जी अरिथमेटिक में, इंसर्शन ऑफ सिंगल अरिथमेटिक। इंसर्शन ऑफ
एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। सिंगल तो ले लिया भाई, बट अब एन कैसे लेंगे वो देखते हैं। तो यहां पर लेट ए कॉमा A1 कॉमा A2 अप टू AN कॉमा B इज एन, यही बनता है अपना। एन अरिथमेटिक मीन्स डालेंगे तो बराबर है। अब यहां पर देखो ऑब्जर्वेशन क्या करना है, दिस AP हैज हाउ मेनी टर्म्स, n प्लस 2 टर्म्स। अगर फर्स्ट टर्म मेरा a है तो लास्ट टर्म कौन है, b है। b कितना टर्म रहेगा, n प्लस 2th टर्म, तो a n प्लस 2 रहेगा, कौन हमारा b। बट वही जनरल टर्म के हिसाब से हम इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस n प्लस 1 टाइम्स ऑफ d। an इज a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, तो a n प्लस 2 क्या हो जाएगा, n प्लस 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे। अगेन हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी एपी के लिए दो चीजें जरूरी है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म ऑलरेडी पता है, हमें कौन नहीं पता, हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता। कॉमन डिफरेंस के लिए हम किसको यूज करेंगे, जो चीजें ऑलरेडी पता है उनको यूज करेंगे। हमें ए और बी ही पता रहता है। ठीक है, तो हमारा बी कितना टर्म है, एन प्लस 2x टर्म है, तो हमने क्या लिखा भाई, सीधा ये लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब इधर का प्लस है, इधर आएगा तो माइनस है, तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद हमें डी का वैल्यू क्या मिलता है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ये क्या रहेगा भाई, कॉमन डिफरेंस फॉर एपी। ये जो ऊपर हमने एपी अज्यूम किया, ये उसका क्या बन जाएगा जी, कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। ये क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है, सर कॉमन डिफरेंस की जरूरत क्या है, हमें सिर्फ सिंगल एम फाइंड आउट करना है क्या, पहले वाले केस के जैसे नहीं, हमें कितने एम निकालने हैं, अब एन एम निकालना है। क्योंकि देखो अगर मेरा डी एक बार पता चल गया ना, बाकी के निकालना इजी है। क्योंकि देखो डी क्या है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस डी है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस डी है, A2 और A3 के बीच का डिफरेंस भी डी ही रहेगा। तो अब हम सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर A1 इज इक्वल टू लिखेंगे A प्लस डी, A2 इज इक्वल टू लिखेंगे हम A प्लस 2D, A3 इज इक्वल टू हम लिखेंगे A प्लस 3D। ऐसा जाएंगे भाई अप टू AN को हम लिखेंगे A प्लस एन डी, क्योंकि देखो ना नेक्स्ट क्या हो जाता है, B इज इक्वल टू A प्लस एन प्लस 1 टाइम्स ऑफ डी, एक एक से इंक्रीज होता है ना डी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन डी, उसका नेक्स्ट वाला टर्म बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस 1 टाइम्स ऑफ डी, हमने वही लिया था शुरुआत में। ये क्लियर है, नोट डाउन कर लो। राइट हैंड साइड में जो भी पार्ट लिखा है, इससे हमें सिंगल रहे या फिर मल्टीपल रहे, जितने चाहिए उतने एम इंसर्ट करना आएगा। Insert single arithmetic mean between 1 and 10, 1 and 10 नहीं लेते, 1 and 15 लेते हैं। Insert two arithmetic means between
1 and 10. Insert 3 arithmetic means between 3 and 90. चलो एक एक ट्राई करते हैं। पहला वाला क्या पूछा, इंसर्ट सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1 and 15। अब देखो आप, अगर आप ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करते हो ना, ये एक रहे या फिर n रहे, सबके लिए पॉसिबल है, अप्लीकेबल है, ठीक है। आपको पहला वाला फॉर्मूला अगर याद भी नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा। हमारा a पता है, हमारा b पता है, और am कितने डालने हैं उसकी वजह से हमें क्या पता है, हमें n भी पता है। तो ये जो बक्से में फॉर्मूला लिखा है d इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन n प्लस वन, सीधा अप्लाई करना आ सकता है। कि हमें कौन चाहिए, हमें कॉमन डिफरेंस ये तो चाहिए, क्योंकि एक बार d मिल गया ना तो ये भी a1 a2 a3 an जितने भी रहेंगे आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो भाई, पहले वाले के लिए हमने सीधा क्या लिखा भाई, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 15 है, हमें n का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो भाई हमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम d से करेंगे। d का वैल्यू क्या है भाई, b माइनस ए अपॉन n प्लस वन, मतलब 15 माइनस वन अपॉन टू, बराबर है। 15 माइनस वन अपॉन टू कितना आएगा भाई, 7 आएगा, मतलब हमारा डिफरेंस क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो भाई हमारा कैपिटल ए क्या बन जाएगा मेरा, a प्लस डी, दैट इज 1 प्लस 7। हमारा अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, 8 आएगा। अब क्रॉस चेक कैसे करना है, ठीक है, 1 8 15, देखो एपी में है क्या, हाँ भाई है। बोलो। एन एन वन का इसे लिया, ऐसे लिया, ये ए है, ये बी है, और जितने ए एम डालने के लिए बोला है वो हमारा एन है, ठीक है। हमारा अननोन हमेशा क्या रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली डी ही रहता है, और डी अननोन जो है उसके लिए सीधा फॉर्मूला है अपना, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। बहुत सिंपल है अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना, काफी इजी है। किसके बीच में डालना है और कितने डालना है, बस इतना भी पता रहा तो भी आराम से सॉल्व हो जाता है। सेकेंड वाले को ट्राई करो। अब देखो हमें क्या दिया है, हमें a इज इक्वल टू 1 दिया है, b इज इक्वल टू 10 दिया है, n इज इक्वल टू 2 दिया है, हमें d निकालना है। d इज b माइनस ए अपॉन n प्लस वन, तो लाइक 10 माइनस वन अपॉन 2 प्लस वन, ये क्या आ गया जी, 3 आ गया। कॉमन डिफरेंस इज 3। अब अपने को जो 2 am डालना है, लेट जैसे दिस 2 am a1 है a2, ये किसके बीच में, a और b के बीच में, बराबर है। इसमें हम प्लस डी करेंगे तो भाई ये मिलेगा, इसमें हम प्लस डी करेंगे तो भाई ये मिलेगा, इसमें हम प्लस डी करेंगे तो ये मिलेगा। फर्स्ट टर्म इज 1, डी क्या मिला हमें 3, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, लास्ट टर्म, हाँ भाई ये एपी है, एपी है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 4 and 7 आर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 1 and 10। नेक्स्ट वाला, अब जैसे फॉर्मूला रट्टा हो जाता है ना, अप्लाई करना काफी इजी हो जाता है। कितने अरिथमेटिक मीन डालने हैं, 3 डालने हैं, 4 से डिवाइड करना है, इसका मतलब यही हुआ, n प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं ना, 3 डालने हैं, 4 से डिवाइड करना है, 4 डालने हैं, 5 से डिवाइड करेंगे। लाइकवाइज किसको डिवाइड करेंगे भाई, ए और बी के बीच के डिफरेंस को। 19 माइनस 3 16, 16 बाय 4 4, डी का वैल्यू क्या मिल जाता है 4, तो डी का वैल्यू अगर 4 मिला, 3 प्लस 4 7 प्लस 4 11 प्लस 4 15, तो क्या 3 7 11 15 19, ये एक एपी बनता है, हाँ भाई बनता है, विथ कॉमन डिफरेंसेस 4। ये क्लियर है सबका हुआ, तीसरा भी।
क्वेश्चन ये रहता है कि भाई सर इतने इजीली पूछे जाते हैं क्या, मतलब इतने इतने इजी रहते हैं क्या? हमेशा इतने इजी नहीं रहते, कभी कभी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। कैसे, उसका टाइपोलॉजी भी एक देख लेते हैं। ये फोर्थ वाला देखो, एन अरिथमेटिक मीन्स आर inserted between 20 and 80 such that ratio of first arithmetic mean with nth arithmetic mean is 1:3. Find value of n. अब तक बता रहे थे भाई कितने अरिथमेटिक मीन डालने, अब डाल दिए हैं। पूछा भाई कितने डाले निकालो। अब तक हर क्वेश्चन में आपको n का वैल्यू गिवन था, अब यहाँ पर n का वैल्यू गिवन नहीं। आपको बस क्या बोला भाई, n अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 and 80 सच दैट रेशियो ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। फर्स्ट अरिथमेटिक मतलब हम किसकी बात करेंगे, a1 की बात करेंगे, और nth अरिथमेटिक मीन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, an की बात कर रहे हैं। इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:3 है। इन दोनों का रेशियो 1:3 है, ठीक है। अब यूज क्या करेंगे हम, a1 को क्या लिखते हैं, a+d लिखते हैं। an को क्या लिखते हैं, a+nd लिखता है। वहीं से शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा 20 मतलब क्या है, स्मॉल है, और 80 मतलब क्या है, स्मॉल b है। a पता है, b पता है, तो उसकी मदद से अपन d का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। पता चल गया गिवन डेटा क्या है। चलो करो, शुरू करो, देखते हैं इसको टैकल कैसे करना है। देखो जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहता है ना, आपको छोटे छोटे पार्ट्स गिवन डेटा रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि पहला वाला स्टेटमेंट, एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 and 80। सिर्फ इतने ही पार्ट पे अगर मैं ध्यान दूंगा तो क्या पता चला भाई, a = 20 है, b = 80 है, और अपने को n का वैल्यू नहीं पता, बट मैं d का वैल्यू तो निकाल सकता हूँ ना। d क्या रहेगा मेरा, 80 - 20 अपॉन n+1। n भले ही नहीं पता, बट d तो निकाल सकते हो आप n के टर्म्स में। ये क्या बन जाता है आपका d, 60 अपॉन n+1। ये किसका वैल्यू बना भाई, d का वैल्यू बना। इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। रीजन, आगे जब भी d की जरूरत पड़ेगी हम इसको लेकर आ जाएंगे। ये क्लियर है। नेक्स्ट, सच दैट, अब आते हैं देखो नेक्स्ट पार्ट पे, रेशियो ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक मीन विथ nth अरिथमेटिक मीन इज 1:3। इसका मतलब देखो, अब a1 अपॉन an इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। हम इसको सीधा बोल सकते हैं भाई, 3 टाइम्स ऑफ a1 इज इक्वल टू an बनेगा। बट अपना a1 मतलब क्या रहता है, a+d, स्मॉल a+d। an क्या रहेगा, स्मॉल a+nd रहेगा। डाल दो वैल्यू, तो 3 टाइम्स ऑफ a+d, ये क्या रहेगा, a+n टाइम्स ऑफ d। अब a का वैल्यू क्या है, 20 है, सीधा पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पर 20 डाल देंगे, यहाँ पर भी 20 डाल देंगे, तो देखो क्या बन जाता है, 60 + 3d इज इक्वल टू 20 + nd, बराबर है। अब एक ही साइड पे सब कर लेते हैं। यहाँ का 20 इधर आएगा तो 40, इधर का 3 उधर जाएगा तो -3। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाता है, n - 3 टाइम्स ऑफ d। अब यहाँ पर देखो d की जरूरत पड़ेगी। ये देखो ये पूरा का पूरा इक्वेशन किसके टर्म में, n एंड d के टर्म में। सिंगल इक्वेशन बट अननोन आर 2। सॉल्व करना पॉसिबल है क्या, नहीं होगा। बट अगर हम d का वैल्यू अगर n के टर्म में लेकर आएंगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन सिर्फ n के टर्म में हो जाएगा। और अल्टीमेटली हमें फाइंड आउट क्या करना है, n ही तो करना है। d की जरूरत है क्या हमें एक्चुअल में,
नहीं, तो हमने डी की जगह पर इक्वेशन 1 से लेकर आ गए वैल्यू। देखो क्या बन जाता है, 40 इज इक्वल टू n माइनस 3 टाइम्स ऑफ 60 अपॉन n प्लस 1, 60 अपॉन n प्लस 1। अब इधर n प्लस 1 डिवीजन में, इधर लेकर आओ मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। उसके पहले छेड़खानी कर सकता है, 20 से डिवाइड कर दिया, तो देखो क्या बन जाता है, 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 3। क्या निकल सकता है वैल्यू, दिस इज 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 3n माइनस 9। 2n 3n, इधर n बचा है, यहाँ का माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस, n का वैल्यू क्या मिलेगा, 11। n का वैल्यू मिला जी 11। n का वैल्यू अगर 11 रहेगा तो देखो d का वैल्यू क्या आता है, d का वैल्यू आता है फिर 5। तो पहला टर्म रहेगा 20 प्लस 5, दूसरा टर्म रहेगा 80 माइनस 5, 25 एंड 75, ये रहेंगे वो दो नंबर। और 25 और 75 का रेशियो कैसा रहता है, 1:3। ये क्लियर है। ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन दिया तो ट्राई कर सकते हो, सिमिलर मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम, सिमिलर। And arithmetic means are inserted between 1 and 31, 1 and 31, so that ratio of 7th arithmetic mean with n minus 1th arithmetic mean is 5:9। ऑब्वियसली क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ n। लास्ट इसमें 1:3 था, अब 5:9 है। पहले फर्स्ट और nth अरिथमेटिक मीन का था, अब 7th एंड n माइनस 1th अरिथमेटिक मीन का है। लास्ट वाले के जैसे ही ट्राई करना है, सेम। फर्स्ट यू नीड कॉमन डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ n एंड सो ऑन। ओके, चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें क्या पता है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 31 है। ओके, क्या हम d निकाल सकते हैं, d क्या रहेगा, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। इसका मतलब हमें मिलता है भाई 30 अपॉन n प्लस 1, यही मिलता है। 30 अपॉन n प्लस 1 इज अवर d। हमने इसको बोल दिया भाई इक्वेशन 1। अब हमें नेक्स्ट क्या बोला है, 7th AM, तो 7th AM को हमने लेट जैसे बोल दिया भाई A7 एंड n माइनस 1th AM मतलब AN माइनस 1। इनका रेशियो क्या है भाई, 5:9 है। A7 क्या रहेगा भाई, A7 विल बी A प्लस 7D, ठीक है। दिस इज A प्लस 7D, दिस इज A प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल टू 5/9। A का वैल्यू इज 1,
ए का वैल्यू इज ऑलरेडी 1, तो देखो 9 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 7d इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d. So this is 9 plus 63d, and this is 5 plus dn 5dn minus d minus 5d. ये 9 माइनस 5 इधर सीधा 4 आएगा, ये 63 उधर जाएगा तो माइनस, नहीं तो इधर प्लस ले लेते हैं, माइनस किया तो भी कुछ इश्यू नहीं है. देखिए हम डी का वैल्यू पहले से लिखना शुरू कर दे क्या, ऐसे किया तो भी चल जाता है. डी का वैल्यू क्या है अपना 30/n+1. ओके, n+1 इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा मेरा 4n+4 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 214 प्लस 50 and 2144 is equal to 146n. डिवाइड होता है 4 से हो सकता है, 2 से कर लेते हैं, 2 से किया तो ये बन जाता है 73, ये क्या बन जाता है यस, ये क्या 2040 ना, ये 73 तो अपना प्राइम नंबर है, क्या डिवाइड होता है क्या एग्जैक्ट, 73 73 बच्चे भाई 73 4 n का वैल्यू इज 14, n का वैल्यू इज 14. अब n का वैल्यू 14 डाला, आपको देखो कॉमन डिफरेंस कितना मिल जाता है, 2 मिलता है, और कॉमन डिफरेंस अगर 2 रहा तो भाई नंबर निकालना इजी है. 1 प्लस 6d मतलब ये नंबर रहेगा हमारा 7d, ये नंबर रहेगा हमारा 15, और n माइनस 1d ये नंबर रहेगा जी हमारा 27. क्रॉस चेक ऐसे ही करना पड़ेगा. 7th AM इज 15 एंड n माइनस 1 टर्म इज 27. दोनों भाई 3 के मल्टीपल है, उनका रेशियो क्या आता है 5:9. अरिथमेटिक मीन समझ में आ गया. ओके ओके, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक मीन यहीं पर कंप्लीट होता है. हमने एपी के अंदर क्या क्या देखा पहले वो एक बार रिकॉल करते हैं. रीजन हमें हर प्रोग्रेशन के लिए सेम चीजें देखनी है. हमने देखो एपी के लिए सबसे पहले ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान दो. एपी के लिए हमने सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखा, उसके बाद हमने क्या देखा भाई उसका जनरल टर्म. जनरल टर्म अगर याद नहीं रहेगा तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ए एन की. ठीक है, उसके बाद हमने देखा भाई
प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। उसके बाद हमने देखा भाई सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट हमने देखा भाई सम ऑफ एन टर्म्स। एंड फाइनली हमने क्या देखा, अरिथमेटिक मीन। ये सेम तरीका हमारा जीपी के लिए भी जाने वाला है। जीपी के लिए हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, जनरल टर्म देखेंगे, उसके प्रॉपर्टीज, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, एंड वहां पर एपी के लिए एएम रहता है, जीपी के लिए जीएम रहेगा। ये क्लियर है? और ये दो ही ऐसे प्रोग्रेशन है जिनको हम इतना डिटेल में देखते हैं। एचपी को हमें इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एचपी के लिए हम सीधा डेफिनेशन देखते हैं, जनरल टर्म देखते हैं, फाइनली सीधा एचएम पे आ जाता है। ठीक है, रीजन एचपी पूरा का पूरा एपी के ऊपर डिपेंड है। तो अगर हमें एपी अच्छे से आता है तो इवेंचुअली हमें एचपी भी अच्छे से आएगा ही आएगा। ये क्लियर है? ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, तो चलो जीपी शुरू करें फिर। Geometric progression, a GP. A sequence of non-zero numbers is called geometric progression when ratio of any term with its previous term is always constant. Is always constant. This constant ratio is called common ratio. It is denoted by small r. और देखो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ एनी टर्म विथ इट्स प्रीवियस टर्म। मतलब देखो अगर मेरा कोई भी एक टर्म अगर nth टर्म अगर मैं ए एन बोलूंगा तो इसका प्रीवियस टर्म मतलब क्या रहेगा, ए एन माइनस वन। ये क्या रहेगा हमेशा, दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू आर। तो मतलब देखो ये मेरा A1, A2, A3, A4, A5 ये अप टू एंड तक जहां पर भी जाएगा, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू A4 अपॉन A3 इज इक्वल टू A5 अपॉन A4। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू। तो जैसे एपी के लिए हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, जीपी के लिए हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। सेम चीज है, वहां पर डी ऐड करेंगे हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है, डी सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें पिछला वाला टर्म मिलता है। यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई करोगे हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा, आर से डिवाइड करोगे हमें पिछला वाला टर्म मिलता है, लास्ट टर्म में प्रीवियस टर्म मिलता है। ये क्लियर है? अब देखो जीपी के एग्जांपल्स देखते हैं।
यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, नॉन जीरो नंबर। रीजन, रेशो लेने के लिए हम कभी भी जीरो को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर कोई भी एक नंबर जीरो अगर गलती से आ गया, पूरा का पूरा जीपी के अंदर क्या नंबर्स हो जाएंगे, जीरो ही हो जाता है। उसका एग्जांपल देखो, मैंने लिखा भाई 1/8 -1/4 +1/2 -1 +2 -4 +8 एंड सो ऑन। कोई भी अगले वाले नंबर का पिछले वाले नंबर के साथ रेशो उठाओ भाई, आपको हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। जैसे कि -1/4 अपॉन 1/8 ये रेशो मिलता है -2, 1/2 अपॉन -1/4 ये रेशो मिलता है -2, -1 अपॉन 1/2 ये रेशो मिलता है -2। हर जगह पर आपको रेशो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ये क्लियर है? वन, 3, 9, 27, 81, 2, 43, 729। ये हमारे यहाँ पर कॉमन रेशियो इज 3, हमारा कॉमन रेशियो इज 3। जनरल टर्म ऑफ geometric progression, nth term of a geometric progression with first term small a and common ratio small r is given by an is equal to a into r का पावर n-1। देखो आया कैसे, ये पहले देख लेते हैं। अगर हमारा कोई भी एक जीपी गिवन रहेगा, हमने अज्यूम कर लिया, लेट a1 a2 a3 a4 ये अप टू रहेगा भी an-1 a n। ये क्या है जी, हमारा जीपी an के भी आगे है, और हम सिर्फ nth टर्म की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें क्या पता चला, कोई भी एक टर्म का उसके पिछले वाले टर्म के साथ जो रेशो है वो क्या है, r है। तो यहाँ पर a1 तो हमारा a रहेगा, a2 क्या रहेगा, a2 विल बी ar, ठीक है। a3 क्या रहेगा, ar स्क्वायर। ये देखो ना, प्रीवियस को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई नेक्स्ट टर्म मिलता है। पहला टर्म इज a, उसको r से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मिला, सेकंड को r से मल्टीप्लाई किया थर्ड मिला, थर्ड को r से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान किसकी तरफ देना है, ये जो आपका सफिक्स लगा है और यहाँ पर r का पावर जो है उनके बीच में रिलेशन देखो। अगर यहाँ पर a2 है तो यहाँ पर r का पावर 1 है, a3 है तो r का पावर 3 - 1, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर मेरा a n रहेगा तो r का पावर क्या रहेगा, n-1 रहेगा। ये क्लियर है? तो देखो इसकी वजह से क्या रहेगा, हम ये जो a1 a2 a3 a4 ये अप टू an तक कोई भी अगर जीपी रहेगा, हम इसको सिर्फ a एंड r की टर्म में लिख सकते हैं। हम इसको a ar ar स्क्वायर ar
क्यूब, ये अप टू कहाँ तक ए आर का पावर n माइनस 1, ऐसा करके हम लिख सकते हैं। ये क्लियर है? और इसी का स्पेशल केस देख लेते हैं, nth टर्म फ्रॉम द एंड। nth term from the end for finite gp। अब देखो इसको मैं वापस एपी के टाइम पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। nth term from the end का मतलब क्या है, फाइनाइट रहेगा तभी तो एंड से आ सकता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे फिक्स रहेंगे, फाइनाइट रहेंगे, और लेट हम अज्यूम करके चल रहे हैं m, जैसे हमारे m टर्म्स हैं, ठीक है। लेट a finite geometric progression as m number of terms then nth term from the end is m minus n plus 1th term from the beginning। ये क्लियर है? ये हमने देखा था एपी के अंदर। nth term from the end is m minus n plus 1th term from the beginning। therefore हम क्या लिखेंगे भाई, a m minus n plus 1th term, ये क्या बन जाएगा, a into r का पावर m minus n। इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं भाई जनरल टर्म के लिए। ट्वेंटियथ टर्म ऑफ जीपी सेवंथ टर्म ऑफ जीपी जीपी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे एपी के लिए ए एंड डी पता होना चाहिए, वैसे जीपी के लिए हमें ए एंड आर पता होना चाहिए। आपको दोनों क्वेश्चन में कौन ऑलरेडी गिवन है, ए तो पता है, हमें किसकी जरूरत है, आर की जरूरत है।
वहां पर हम डी कैसे निकालते थे भाई, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस लेते थे। यहाँ पर हम आर कैसे निकालेंगे, दो टर्म्स का हम सीधा रेशियो ले लेंगे। सीधा भाई शुरू कर सकते हो भाई, A2/A1 ये क्या रहेगा हमारा, आर का वैल्यू रहेगा। तो सॉल्यूशन के लिए जा रहे हो, सबसे पहले आर चाहिए। अब A2 क्या है जी हमारा 1/256, A1 इज 1/512, तो ये लिटरली आता है 512/256, ये आ गया जी रेशो 2। आर है जी 2, हमें कितना टर्म चाहिए, 20th टर्म चाहिए हमें, ठीक है। तो वही हमारा A20 क्या रहेगा, A इंटू आर का पावर 19 होगा। A पता है 1/512, आर पता है 2 और इसका पावर इज 19। अगर आपको दो के पावर्स पता है, 512 इज नथिंग बट 2 का पावर 9 और ऊपर क्या है 2 का पावर 19 है। तो बचा क्या ऊपर, सिर्फ 2 का पावर 10 बचा, और 2 का पावर 10 इज 1024। तो भाई इस जीपी के अंदर 20th टर्म विल बी 1024। नेक्स्ट वाले के लिए भी सेम अप्रोच है जी। सेवेंथ टर्म ऑफ जीपी, तो भाई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आर, हमें A3 तक पता है। तो भाई A2/A1 निकाल लिया। A2 इज 27/8, A1 इज -81/16। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, तो ये ऊपर 27 इंटू 16 आएगा। ये माइनस साइन इधर, इधर है 81, उधर है 8, 8 2 ज़ा दिस 3 ज़ा, तो रेशियो क्या मिला भाई, -2/3। रेशियो क्या मिला जी, -2/3। अब नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, सेवेंथ टर्म। तो भाई A7 क्या रहेगा, A इंटू आर का पावर 6 होगा। A क्या है जी, A इज -81/16 और R क्या है जी, -2/3 का पावर 6। अब माइनस का अगर इवन पावर रहेगा, आ जाके क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये बन जाता है -81/16 इंटू, अब ये पावर जो है वो अंदर स्प्लिट हो जाएगा, 2 का पावर 6 अपॉन 3 का पावर 6। अब 2 का पावर 6 अपॉन 3 का पावर 6, 2 का पावर 6 इज नथिंग बट 64, 3 का पावर 6 ये क्या रहता है 729 रहता है, ठीक है। अगर वो करने का जान पे आ रहा है तो भाई सबसे दूसरा वाला इजी तरीका, इसको 2 का पावर 6 लिखा, इसको 3 का पावर 6 लिखा, इसको लिखेंगे 81 इज नथिंग बट 3 का पावर 4, 61 इज नथिंग बट 16 इज नथिंग बट 2 का पावर 4। ये नीचे ऊपर तो 2 बच्चा, यहाँ पर नीचे 2 बच्चा, तो भाई ये बन जाता है -2 स्क्वायर 4, नीचे 3 स्क्वायर 9। दिस इज अवर सेवेंथ टर्म। ये क्लियर है। कल हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी से शुरू करेंगे, बट उसके पहले एक पैटर्न समझ में आ गया होगा। जैसा एपी किया था वैसे ही जीपी कर रहे हैं। एपी को अगर सिंसियरली करोगे, जितना टाइम एपी के लिए लगा था उसके आधे टाइम में अपना जीपी हो जाएगा। इफ यू जस्ट कंपेयर जीपी का पूरा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम एपी को ही फॉलो करने वाले हैं। ये क्लियर है।